सरकार वो अच्छी होती है डेमोक्रेसी में जो पब्लिक से डरे, और वो सरकार बुरी होती है जिससे पब्लिक डरे। देखिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि सरकार हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के चुंगल में चली गई है। रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, जिस अंदाज से नौकरियां छीनी जा रही हैं। देखिए, सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे कोई व्यापारी सोचता है कि मैं भी 15 दिन को नौकर रख लूँ, 15 दिन के बाद निकाल दूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच में योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपीएसएसएफ यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। समाचार पत्रों ने इस खबर को जिस ढंग से छापा, लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने दो बातें प्रमुखता से हाईलाइट की। एक तो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति व वारंट के ये पुलिस बल गिरफ्तार कर सकेगा और किसी के भी घर की जामा तलाशी ले सकेगा। इसके बाद सोशल मीडिया में इसकी तुलना अंग्रेजों के समय में आए रोलेट एक्ट से होने लगी, जिसमें पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार को तानाशाह बताते हुए लिखा, न वारंट, न बेल, न सबूत, न सुनवाई। उत्तर प्रदेश में नए राम राज्य का स्वागत करिए। इसके बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, अपने हक अधिकार मुद्दों के लिए लड़ने वाले तमाम सारे सामाजिक संगठनों को, सरकार से समय समय पर सवाल करने वाले लोगों को, या ये कह लें कि सरकार से असहमति रखने वाले लोगों को संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं ये असहमति की आवाज़ को दबाने की कोशिश तो नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के लोगों के मन में इतना अविश्वास क्यों आ चुका है कि एक ऐसा सुरक्षा बल, जिसको सरकार कह रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसकी लखनऊ खंडपीठ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, प्रशासनिक कार्यालय, पूजा स्थल, मेट्रो, हवाई अड्डे, बैंक व वित्तीय संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए गठित किया जा रहा है, उसके बाद भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये बल उनके खिलाफ काम कर सकता है। पूरा मामला सिर्फ ये है कि लोगों ने योगी आदित्यनाथ सरकार की पहले की कार्यप्रणाली को देखते हुए ये मान लिया है कि ये सरकार बदले की भावना से काम करती है, इसलिए इस बल का विरोध कर रही है। नेशनल जनमत ने पूर्व न्यायाधीश बीडी नकवी साहब से बात की तो उनका भी ये मानना था, जितना डराने की कोशिश की जा रही है उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका स्पष्ट कहना था कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपना काम अपने ढंग से मुद्दों की आवाज़ उठाते रहना चाहिए। इसलिए क्योंकि दो बातें हो सकती हैं, या तो वास्तव में अगर सरकार और पुलिस की नीयत खराब है तो उसको अलग से कोई बल गठन करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को वर्तमान में ही इतने अधिकार मिले हुए हैं कि वो अगर बदनीयती से किसी को नुकसान पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं। धारा 41 के तहत वर्तमान में पुलिस को ये अपराध है कि संज्ञेय अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को बिना वारंट लिए वो गिरफ्तार कर सकती है। धारा 47 के तहत पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति साक्ष्य मिटा सकता है या संज्ञेय अपराध के अपराधी को इसने घर में छुपाया हुआ है, उसमें भी बिना वारंट के वो तलाशी ले सकती है। और तो और एक सामान्य व्यक्ति को भी धारा 43 के तहत ये अधिकार है कि वो गैर जमानती या संज्ञेय अपराध करने वाले किसी अपराधी को पकड़ करके पुलिस को सौंप सकती है। इसके अलावा सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसका गठन 1968 में हुआ था, उसको भी इसी तरह के अधिकार दिए गए हैं। मामला कुल मिलाकर के ये समझ में आता है कि बात सरकार की नीयत और पुलिस की नीयत पर डिपेंड करती है। पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गलत फंसाना चाहती है तो उसके पास कई पहले से ऑप्शन खुले हुए थे। अभी भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाती है तो कौन सा वारंट लेकर के जाती है? हाई प्रोफाइल मामलों को छोड़ करके पुलिस किसी को भी उठाकर गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। नेशनल जनमत को यह बात समझ में आती है कि निश्चित तौर पर इस बल का दुरुपयोग सरकार कर सकती है। वो तो वैसे भी किसी भी बल का दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन जितना नहीं कर सकती है उतना लोगों को इसलिए भयभीत करने की कोशिश की जा रही है कि लोग शांत होकर के बैठ जाए। इसलिए लोगों को अपने हक अधिकारों की डिमांड से पीछे नहीं हटना है। सामाजिक संगठनों को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, लिखने, पढ़ने, बोलने, सरकार से सवाल करने वाले लोगों को कुछ एक्स्ट्रा डरने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए बीडी नकवी साहब से जो हमने बातचीत की, उसके प्रमुख अंश। देखिए, ऐसा है कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का जो गठन की बात सरकार कर रही है वो ये है कि वो अपना एक एक्सपेंशन कर रहे हैं पुलिस फोर्स का, नंबर 1।
स्टेट को लगता है कि पुलिस फोर्स कम है। ये बात प्रकाश सिंह केस में भी आई थी कि पुलिस फोर्स कम है हिंदुस्तान में। लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह है कि प्रकाश सिंह केस के जो रिफॉर्म्स उन्होंने सजेस्ट किए थे, हमें ज़रूरत है पुलिस को ठीक करने की, पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की। लेकिन अब हमारी स्टेट जो है, हमारी सरकार, वो पुलिस एक्सपेंशन की तरफ जा रही है और उनका मकसद ये है कि हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट है और जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट है, उनको स्टेट दिया करेगी, फोर्स प्रोवाइड करेगी और उसके एवज में प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट से वो पैसा लिया करेंगे, जो मुझे इसकी इंटेंशन लगती है। और उन्होंने ये कहा कि साहब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2019 में ये कहा कि साहब वो एक रिट में कि साहब पुलिस एक्सपेंड की जाए और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बढ़ाया जाए। तो उसी डायरेक्शन में उन्होंने ये कह के उसका गठन किया है और गठन करने जा रहे हैं, जिसमें इनिशियली 5 बटालियन की बात हुई है। मेरी नज़र में जो मुद्दा है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज के दौर में जब हमारी लड़ाई कोरोना से है, तो कोरोना की लड़ाई से हम कहीं भटक गए। हमें ये लगा कि साहब पुलिस फोर्स होना चाहिए। अरे भाई, पूरी ज़िंदगी ठहर गई है, ऑफेंसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, ऐसी कहीं रिपोर्ट भी नहीं हुआ कि कहीं से किसी लाइब्रेरी से चोरी हुई हो, या ऐसा अभी तक हमें नॉलेज में नहीं है। तो ये टाइमिंग गलत है और बहाल करना है तो उसके लिए इन्होंने एक ब्लैंकेट पावर जो दी है अरेस्ट की, वो मेरी नज़र में गलत है। उसको थोड़ा चेक्स होना चाहिए। एक देखिए, मेन बात क्या है, आपने कहा कि साहब विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेंगे, आपने आगे ये भी कह दिया कॉग्निजेबल ऑफेंस में कर लेंगे, बात समझ में आ गई। लेकिन आपको अल्टीमेटली पुलिस थाने की सही कोऑर्डिनेट करना है। वो पुलिस थाने के कंट्रोल में ही रहेगी, उससे बाहर नहीं जा पाएगी, चाहे वो आप एडीजी उसके लिए अलग रिप्यूट कर दें। हमारे नज़र में ब्लैंकेट पावर जहाँ होती है वहाँ ड्यूटीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुपरवाइजरी ऑफिसर को अलग होना चाहिए था उस इस्टेब्लिशमेंट से, ताकि वो सुपरवाइज़ कर सकें। सुपरवाइजरी ऑफिसर वो होगा जो उनका बॉस होगा, जो उनके डिक्टा पे काम करेगा, जो उनके अहकाम पे काम करेगा। तो ये बताइए वो सुपरवाइज कैसे करेगा? थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस जो हमारे यहाँ है, उसमें दूसरा ऑर्गन सुपरवाइज करता है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे नज़र रखती है और अथॉरिटी सीबीआई और इस्टेब्लिशमेंट जो ब्यूरोक्रेसी पे करप्शन पर नज़र रखता है। तो वहाँ मुझे चेक्स एंड बैलेंसेस की कमी नज़र आती है। दूसरा सवाल ये है कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार के खिलाफ जो असहमति की आवाज़ है, उस असहमति की आवाज़ या सवाल करने वालों को दबाने के लिए ये इस तरह की फोर्स लाई जा रही है, समाज में इस तरह की भ्रांति उत्पन्न हो रही है? देखिए, सरकार ने जिस अंदाज से एनआरसी पर रिएक्ट करा और जिस अंदाज से डिसेंट को दबाया जा रहा है, जिस अंदाज से रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, जिस अंदाज से नौकरियां छीनी जा रही हैं, वहाँ ये मैसेज है कि सरकार की नीयत पे लोग डाउट कर रहे हैं। क्या आप जो एम्प्लॉयमेंट देंगे, क्या उसके अंदर रिजर्वेशन देंगे? सबसे बड़ा सवाल। अंग्रेज़ों ने भी जो रूल्स बनाए थे, वो मैं तो एक जज रहा तो मैंने इस्टेब्लिशमेंट में पढ़ा, जो क्लरिकल इस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी उन्होंने कहा कि हर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो बोर्ड बने उसमें शेड्यूल कास्ट के मेंबर होना चाहिए, मिनॉरिटी के मेंबर होना चाहिए। तो ये जो पार्टिसिपेशन है, इस सरकार ने वो सारी चीज़ों नॉर्म्स को थोड़ा सा इग्नोर किया है। इसलिए पब्लिक में डिसएफिक्शन है, नाराज़गी है और पब्लिक के अंदर सरकार को अपना ट्रस्ट बनाना चाहिए और वो काम करने चाहिए जिससे ट्रस्ट पैदा हो, पब्लिक को लगे कि सरकार हमारे हित में काम कर रही है, हमारे खिलाफ काम नहीं कर रही। मेरा ऐसा सोचना है। फोर्स को लेके गृह मंत्रालय ने जो पूरा जारी किया है, आपने वो डॉक्यूमेंट पूरा देखा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो सरकार क्या कहना चाह रही है, कि वो कौन लोग होंगे जिनके घर में बिना वारंट की तलाशी ली जा सकेगी या जिनको बिना वारंट के गिरफ्तार किया सकेगा? वो लोग होंगे कौन से अपराध के होंगे? देखिए, ऐसा है कि ख़ास बात यह है कि जो मैंने पढ़ा उसके अंदर ये है कि अगर कोई आदमी चोरी कर लेता है कहीं, अगर कोई असॉल्ट करता है, उसमें बेसिकली जिन लोगों की सिक्योरिटी को फोर्स लगाई जा रही है उनके प्रोटेक्शन के लिए है। वो उनका प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन जो हमको नज़र आता है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, कि उनका प्रोटेक्शन, अगर मान लीजिए उन पर अटैक होता है किसी तरह का किसी आदमी, तो वो एक्शन लेगी पुलिस उनके डिफेंस के लिए और उसको ब्लैंकेट पावर्स हैं कि वो अपने डिटेन कर लेगी और सर्च भी करेगी तो सीआरपीसी के प्रिंसिपल से करेगी। लेकिन मुझे बड़ी अजीब बात ये लगी, सारी पावर्स देने के बाद आपने उसको एक थाने के कंट्रोल में कर दिया। हर भाई वो ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, कमांडेंट है, उसको इन्वेस्टिगेशन की पावर देनी चाहिए थी। अपने पुलिस फोर्स पे वो कंट्रोल कैसे करेगा?
मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसको एसएचओ कंट्रोल करेगा, जो डिप्टी एसपी ज़िले का होगा कंट्रोल करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंट्रोल करेगा, वो ऑफिसर क्या करेंगे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो सिर्फ शायद उनको तनख्वाह देने के लिए, शायद उनके मकान का इंतजाम करने के लिए, उनका काम बड़ा नैरो डाउन है। जो अभी रूल्स छपेंगे तब मैं देखना चाहूँगा, मैं समझना चाहूँगा कि उस रूल्स में ऐसा क्या कुछ है जिससे ये फोर्स इंडिपेंडेंटली काम करे, ये फोर्स ऑनेस्टली काम करे, ये फोर्स पब्लिक के गुड के लिए काम करे। हमारा कंसर्न तो ये है। तो अभी पूरा पढ़ने के बाद क्या लगता है आपको कि जो लोग हैं सरकार से सवाल करने वाले, उनको डरने की ज़रूरत है? देखिए, जो डर गया वो मर गया, जो पुराना एक डायलॉग है। मुझे अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि भैया हमें तय करना है, हमें डरना है या हमें लड़ना है। तो सामाजिक जो सिस्टम है हमारा, जो डेमोक्रेसी है, उसमें अच्छाई की लड़ाई होनी चाहिए। अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है, हमें लगेगा कि अच्छी सिक्योरिटी फोर्स लगी और इसने बड़ा अच्छा काम किया, इसमें पब्लिक के वीकर सेक्शन को जॉब मिला, तो हमें अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आर्टिकल 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि स्टेट को वेलफेयर स्टेट की तरह काम करना चाहिए। स्टेट को इकोनॉमिक जो बैरियर्स हैं वो इनइक्वलिटी कम करनी चाहिए, सोशल इनइक्वलिटी कम करनी चाहिए। और सरकार अगर इसके अगेंस्ट काम करे, अगर सरकार ये कह दे कि साहब गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा, ऐसे सिस्टम में सांस ले, तो उसका रिज़ल्ट हम देखेंगे कि क्रांति ही उसका रिज़ल्ट हो सकता है, जो हम कभी नहीं चाहेंगे इस मुल्क के अंदर। चोरी जैसे आरोप में बिना वारंट के तलाशी, प्रारंभिक तौर पर तो बात कहने में अच्छी लगती है, लेकिन जिस तरह की नीयत है, इंसान तो वही रहेगा जो फोर्स में जाएगा। तो लगता है कि बहुत पारदर्शिता से ये काम हो पाएगा? देखिए, मुझे तो इसमें डाउट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी एक सरकारी अफसर रहा हूँ। मैं ये कहूँ उस पुलिस फोर्स से जो मेरे प्रोटेक्शन में लगी है कि भाई मेरी चपरासी ने चोरी कर ली, इसे बंद कर दो। वो जो पुलिस मेरे ईमा पे काम करेगी, वो मेरी बात मानेगी, वो गलत है सही, ये चेक कैसे होगा? ये चेक में वो लाइब्रेरियन का कोई इंचार्ज, लाइब्रेरी का कोई इंचार्ज है, वो ये कहता है कि साहब इसके लड़के ने चोरी कर ली, उसे उठा कर पकड़ के डाल दिया जाएगा। हमको ऐसे कानून बनाने चाहिए, उस लॉ में अभी अमेंडमेंट की गुंजाइश है। हमें ये दिखाना चाहिए कि हाँ पुलिस फोर्स काम करेगी, वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, वहाँ प्रोटेक्शन देगी, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं होगा जो जिन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। अगर वो सिक्योरिटी में मिनिस्टर की है या हाई कोर्ट जज की है तो वो सिक्योरिटी करेगी, लेकिन उनके डिक्टेट पे काम नहीं करेगा। मैं एक ऐसा अमेंडमेंट चाहता हूँ इस कानून के अंदर, जो 2020 का स्पेशल फोर्स का जो कानून है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के क्रिएशन का, मैं ऐसा चाहूँगा। क्या वजह है ऐसी कि लोगों को सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं हो पा रहा है? लोगों को ऐसा क्यों नहीं लग पा रहा है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है? देखिए, सरकार ने अपना फेथ खोया। एक तो जो लेबर्स, जो हमारे गरीब लोग चले बॉम्बे से यहाँ तक, और हिंदुस्तान में हमने सब ने देखा, बहुत से बेचारे चल रहे थे, उन्हें बसेस नहीं दी गई। अब उनके आपने लॉकडाउन ख़त्म किया ना, आप अगर ये बात गरीबों के लिए ये बात कह देते, उन्हें ट्रांसपोर्ट दे देते फ्री, तो आपका फेथ होता। सरकार ने अपने एक्ट से फेथ खोया है। कुछ काम ज़रूर इस दौरान में देख रहा हूँ अच्छे हुए, पुलिस फोर्स ने भी बड़ी जिम्मेदारी से किया, मेडिकल टीम लगी हुई है, कितने नौजवान डॉक्टरों की कुर्बानी हो गई, कितने जहाँ बाहक हो गए। मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मैं भी रोज़ टेंशन में रहता हूँ कि भाई वो कोविड से महफूज रहे, मैं किसकी और बात करूँ। तो हमें एक सोशल कोहेशन चाहिए, हमें आपस में ट्रस्ट चाहिए। सरकार वो अच्छी होती है डेमोक्रेसी में जो पब्लिक से डरे, और वो सरकार बुरी होती है जिससे पब्लिक डरे। ये बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हम देखते हैं कि ऑर्डर हो गया, सरकार का फरमान हो गया, ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर एक अच्छा सलाहकार बोर्ड रखें और वो उन लोगों की बातों को भी सुने जो डिसेंट देते हैं। डिसेंट वो इसलिए नहीं दे रहे कि वो आपके डिसेंट है, वो हो सकता है पॉजिटिवली आपको बात कहना चाह रहे हो, वो आप तो चाहते हैं कि अच्छा काम करें आप। बेरोजगारों को लेकर के पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, उनको सरकार इग्नोर कर रही है या फिर जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है वो उसको इग्नोर करके सरकार तक उनकी बात नहीं पहुंचने दे रही? देखिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वजह ये है कि सरकार हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के चुंगल में चली गई है। सबसे बड़ा ये एक फैक्ट है। अब अंबानी साहब भी सब्जी बेचेंगे, अंबानी साहब भी कार बेचेंगे, अंबानी साहब भी कोरोना की दवा बेचेंगे, तो ये बताइए कि हम क्या बेचेंगे? हम मीन्स
गरीब आदमी हमारा, जो गरीब आदमी ठेला लगाता है, फल बेच रहा है। आप देख रहे हैं ना पंजाब के अंदर कितना बड़ा रिवोल्ट हो रहा है इस वक्त कि मिनिस्टर तक को रिजाइन करना पड़ गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हवा का रुख क्या है। ये मिनिस्टर का इस्तीफा ही बता रहा है कि हवा का रुख क्या होगा, आइंदा क्या होने वाला है। मेंबर पार्लियामेंट्स खामोश हैं। हमारे कि पार्लियामेंट को बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, ओपनली बात करना चाहिए। आप उधर टेलीकास्ट ना करें, पब्लिक तक ना पहुंचाएं, लेकिन डिसेंट की बात को सुने। मेरा ऐसी ख्वाहिश है, मैं भी एक सरकारी अफसर रहा हूँ, जज रहा हूँ। अफसर देखिए, वी आर पब्लिक सर्वेंट। हम हमारे यहाँ जो ब्रिटिश कल्चर आया लेगेसी का, उसमें अफसर बन गए लोग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पब्लिक सर्वेंट बनाया। वो भाव है ही नहीं लोगों के अंदर, सरकारी लोगों के अंदर। अब इतनी तनख्वाहें हो गई, अब करप्शन क्यों है? मैं तो जज रहा, मैं कई बार बोला करता था अपनी भाषण में, मैंने कहा कि भाई हाथ ऐसे नहीं ऐसे रखो, हाथ मांगने वाला मत रखो, हाथ देने वाला रखो। और शायद कोरोना हमको ये सबक दे रहा है। अगर हम कोरोना से नहीं सीखे तो हम फिर कुछ नहीं संभल पाएंगे। सिस्टम बहुत अच्छा नहीं चल रहा, सिस्टम अच्छा चलना चाहिए। लोगों को, प्रॉस्पेरस वर्ग को, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए कॉन्शियस होना चाहिए कि उनका हमें ख्याल रखना है, तब शायद जाके हम कुछ कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों में जो संविदा मॉडल की बात चल रही है, क्या मकसद हो सकता है सरकार का? देखिए, सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे कोई व्यापारी सोचता है कि मैं भी 15 दिन को नौकर रख लूँ, 15 दिन के बाद निकाल दूँ, पैसा बचा लूँ। सरकारी तंत्र को ये नहीं सोचना है कि उस बिज़नेस करना है। सरकारी तंत्र को ये सोचना है कि पब्लिक का फ़ायदा किस में है, सरकार को रेवेन्यू आए। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ रेलवे की। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो क्या 100 रुपये के टिकट में आदमी लखनऊ से दिल्ली जा पाएगा? क्या गरीब आदमी चल पाएगा? चॉइस नहीं है। मेरे पास 100 रुपये जेब में है तो मैं जनरल कंपार्टमेंट में लटक गया, मेरे पास और पैसे हुए तो स्लीपर में आ गया, थोड़े और पैसे हुए तो मैंने एसी खरीद। ये चॉइस ख़त्म कर रहे हैं आप। ये चॉइस ख़त्म होना बहुत ही गलत है। अब भूखे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। भूखे आदमी को आप, कोई क्राइम, दुनिया के कोई फोर्स ऐसा नहीं बना जो भूखे से क्राइम करने से रोक ले। मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। हमें अगर चीन से लड़ना है तो हमें कौन सा सिस्टम चाहिए इस मुल्क के अंदर, हमें सोचना होगा। हमें कौन सी फिलॉसफी चाहिए जो इसके पब्लिक को ताकतवर करे। अब चीन जैसे हम 10 मुल्क से लड़ सकते हैं, अगर हमारी पब्लिक एक हो तो क्या कर लेगा हमारा चीन और क्या कर लेगा अमेरिका? हमें सबका ख्याल रखना है। हम बचपन में सुना करते थे साहब अंग्रेज़ों की बड़ी हुकूमत अच्छी थी। अरे बताइए, हम आज़ाद हो गए, लोग कहते थे अंग्रेज़ों की हुकूमत अच्छी थी, तो कुछ तो अच्छा था ना उनके सिस्टम में। जो यहाँ सब डेवलपमेंट हुआ, हम नेगेटिव 10 गाली देते हैं सुबह शाम अंग्रेज़ों को। हमने अपने बचपन से सुना, अपने बुजुर्गों से कहते हुए, लोगों से, आमतौर पर जो हमारी उम्र के लोग हैं वो कहते थे। तो ऐसा ना हो कि हम बाहर के सिस्टम को अच्छा करने लगे। हम कहें कि हमारा इंडियन सिस्टम अच्छा है, यहाँ हर एक को रोटी है, हर एक को मकान है और हर एक को थोड़ा थोड़ा मौजूद है। बहुत ना सही तो हर एक को थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं